Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will solve question number 7 based on journal entries. So let's start with question number 7. See, question number 7. Journalize the following transactions in the books of Ramakant. See the first transaction. 1st March 2020. Commence business with cash rupees 40,000, plant and machinery rupees 80,000, land and building rupees 2 lakhs and furniture rupees 20,000. So here what is given? Commence business. Commence means started business. It means Mr. Ramakant has started business on 1st March 2020 and he has started business with assets, cash, plant and machinery, land and building and furniture. म्हणजे रमाकांतने जो बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे तो बिझनेस स्टार्ट करताना कोणकोणते असेट्स इन्वेस्ट केलेले आहेत? फर्स्ट इज कॅश, प्लांट अँड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. तो यहाँ पे मिस्टर रमाकांत ने 4 असेट्स लेके बिजनेस स्टार्ट किया है. और मैंने आपको कहा है कि अगर आपको आता है कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस, then one account will be capital account. बरोबर. म्हणजे जर समजा कमेंस बिझनेस किंवा स्टार्टेड बिझनेस असं आलं म्हणजे एक अकाउंट कोणते येणार? कॅपिटल अकाउंट. सो वन अकाउंट विल बी कॅपिटल अकाउंट and capital account represents owner. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. एंड ओनर इज अ पर्सन. इट मीन्स ओनर्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज आल्सो विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज आल्सो पर्सनल अकाउंट. Thereafter you have to see which type of assets he has invested. म्हणजे आता कॅपिटल अकाउंट आपण लिहिलं कारण की कॅश, प्लांट अँड मशिनरी, लँड अँड बिल्डिंग, फर्निचर हे सर्व त्यांनी इन्व्हेस्ट केले. अँड व्हॉट एव्हर इन्व्हेस्टमेंट मेड बाय द बिझनेसमॅन in the business is called as a capital and therefore one account will be capital account. उसके बाद आपको क्या देखना है कि उसने कौन-कौन से असेट्स इन्वेस्ट किए. तो कौन-कौन से? कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर. तो इन सब का अकाउंट आएगा. तो कौन-कौन से असेट्स आएंगे? कैश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड furniture account. All these are assets. हे सर्व काय आहे? assets आहे. And account of assets is real account. Which account? Real account. Assets का account कौन सा रहता है? Real. So what is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. अगर asset बिजनेस में आए हैं तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो. अगर असेट बिजनेस से गए हैं तो उसको क्रेडिट में रेकॉर्ड करो. मग इथे आपण बघू शकतो असेट बिजनेस मध्ये इन्व्हेस्ट केले म्हणजेच असेट्स बिजनेस मध्ये आले. दॅट इज कम्स इन. सो ऑल असेट्स टू बी डेबिटेड. इसका मतलब सारे असेट्स क्या करोगे? डेबिट. टोटल 5 अकाउंट है. 5 में से 4 अकाउंट डेबिट हो गए तो बचा हुआ एक अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट. because debit is always equal to credit.
उसकी अमाउंट क्या आएगी, सेम। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। अभी ओनर को असेट मिले या ओनर ने असेट्स बिजनेस को दिए, ओनर ने असेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट किए, इसका मतलब ओनर ने असेट्स बिजनेस को दिए। आलं लक्षात, कारण की त्यांनी बिझनेस मध्ये असेट्स इन्व्हेस्ट केले, याचाच अर्थ ओनरनी बिझनेसला असेट्स दिले। सो हियर ओनर इज अ गिवर, हियर ओनर इज अ गिवर। सो व्हाट इज गिवन, क्रेडिट द गिवर। सो कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। सो these four account to be debited and capital account to be credited. First you have to write date 1st March 2020. Cash account debit, thereafter plant and machinery account debit, thereafter land and building account debit, thereafter furniture account debit, okay, so all these four account to be debited. And which account to be credited, capital. Remember, capital account always to be credited. Capital account कधीच डेबिट साइडला येणार नाही। आलं लक्षात, कॅपिटल अकाउंट कधीही डेबिट साइडला येणार नाही। कॅपिटल अकाउंट नेहमी कोणत्या साइडला येणार, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट। See, amount of cash is 40,000, amount of plant and machinery 80,000, amount of land and building 2 lakhs, and amount of furniture 20,000. So total amount is 3,40,000. Total amount is 3,40,000. That is the amount of capital. इन सबका क्या करोगे, टोटल, और वो टोटल कहां पे लिखोगे, कैपिटल के सामने, क्योंकि इतना आपका क्या हुआ, कैपिटल। आलं लक्षात, म्हणजे टोटल बिझनेस मध्ये कॅपिटल किती इन्व्हेस्ट केलेलं आहे, 3,40,000। याद रखना, कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं, जो भी असेट्स आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे भी क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। सो नरेशन, वी स्टार्टेड बिजनेस विथ असेट्स। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नरेशन लिखा है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद असेट्स। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कॉमा प्लांट एंड मशीनरी, कॉमा लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। या उसको डायरेक्ट शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो, असं शॉर्ट मध्ये लिहिलं तरी चालेल। नेक्स्ट वन इज 2nd March 2020. Purchase goods. What is given? Purchase goods from Savita, rupees 10,000 at the rate 12% GST and amount paid by check. Amount paid by check. So what you have purchased? You have purchased goods. और हम लोगों ने देखा है कि अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो एक अकाउंट आएगा, परचेसेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा, परचेसेस अकाउंट।
बरोबर, कारण की आपण काय परचेस केलेला आहे, गुड्स, म्हणजे एक अकाउंट येणार परचेसेस अकाउंट. चलो ये तो कंफर्म हुआ कि परचेसेस अकाउंट आएगा, चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो, चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो या चेक से पैसा हो. आप लोगों ने गुड्स परचेस किया है तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट. आलं लक्षात? त्याने काहीच फरक पडणार नाही की ट्रांजॅक्शन कॅश मध्ये झालंय, चेक मध्ये झालंय किंवा क्रेडिट ट्रांजॅक्शन आहे, त्याने फरक पडत नाही. तुम्ही काय परचेस केलेलं आहे, गुड्स, म्हणजे एक अकाउंट कोणते येणार, परचेसेस अकाउंट. हाँ, अभी हम देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, मतलब तुरंत पैसा दिया है या उधारी पे है. इस ट्रांजैक्शन में यह दिया है फ्रॉम सविता, तो आप लोगों ने गुड्स किससे परचेस किया है, सविता से परचेस किया है, मतलब पार्टी का नाम दिया है. अगर सिर्फ इतना ही दिया होता, मतलब एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अगर ये सेंटेंस नहीं दी होती, अगर इतना ही दिया होता, बराबर, परचेज गुड्स फ्रॉम सविता ₹10,000 @12% GST, अगर इतना ही दिया होता तो हम मान लेते कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है. और मैंने कहा है कि अगर पार्टी का नाम दिया और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो ट्रांजैक्शन क्या समझ लेना है, क्रेडिट. आलं लक्षात? मग हे ट्रांजॅक्शन जर असं दिलं असतं तर आपण त्याला क्रेडिट ट्रांजॅक्शन समजलं असतं. आणि क्रेडिट ट्रांजॅक्शन म्हणजे, क्रेडिट म्हणजे उधारीचं, आणि क्रेडिट ट्रांजॅक्शन जर असेल तर त्यामध्ये कॅश अकाउंट पण आलं नसतं आणि बँक अकाउंट पण आलं नसतं, कारण की पेमेंट झालंच नाही. तो उस केस में कौन सा अकाउंट आएगा, सविता अकाउंट. लेकिन अभी यहां पे क्या दिया है, 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक. यहाँ पे पार्टी का नाम तो दिया है, लेकिन उसके नीचे बोला है कि अमाउंट पेड बाय चेक, सविता से गुड्स परचेस किया लेकिन उसको हम लोगों ने चेक से पैसा दिया, मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है. कैश ट्रांजैक्शन मतलब चेक से भी पैसा दिया तो वो भी कैश समझ लेना है. आलं लक्षात? म्हणजे इथे चेकनी पैसे पेड केलेले आहेत, म्हणजे एक अकाउंट कोणतं येईल, बैंक अकाउंट. यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आएगा, बैंक अकाउंट. ओके, सविता अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि पैसा पेड किया है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सा होगा, कैश. तीन ही हो सकते पॉसिबिलिटीज परचेस और सेल्स में, बराबर. एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, दूसरा कैश हो सकता है. कैश में दो प्रकार, एक तो कैश में पैसा दिया जाएगा या तो चेक से. यहाँ पे पैसा कैसा दिया है, चेक से, तो कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट. कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी दोन अकाउंट येतील, परचेसेस अकाउंट अँड बँक अकाउंट. परंतु इथे आणखी काय सांगितलंय, जीएसटी लागणार आहे. आणि आपण त्या दिवशी बघितलं की जर परचेसवर जीएसटी असेल, परचेसवर जीएसटी असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, इनपुट. काय म्हटलं जातं, इनपुट. एक असतं सीजीएसटी अँड अदर इज इनपुट एसजीएसटी. ओके, अगर जीएसटी आपको दिया जाता है तो दो अकाउंट तैयार होते हैं, एक होता है सीजीएसटी अकाउंट और दूसरा होगा एसजीएसटी अकाउंट. अगर वो परचेस के ऊपर जीएसटी लगा है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इस तरह से आपको दो अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे. आलं लक्षात? असे दोन अकाउंट तुम्हाला तैयार करावे लागतील. कधी, जर परचेसवर जीएसटी असेल तर. चलो, तो इस तरह से यहाँ पे 4 अकाउंट तैयार हुए. अभी हम इसको एनालाइज करते हैं. परचेसेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, परचेसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट,
इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये टैक्स है। क्या है? टैक्स। ओके, तो देखो परचेसेस अकाउंट नॉमिनल। नॉमिनल में क्या देखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है। मग सांगा बरं, परचेसेस हे एक्सपेंसेस आहे का इनकम आहे? एक्सपेंसेस, कारण की जेव्हा तुम्ही काही परचेस करता तुमचे पैसे खर्च होतात, बराबर। आप जब भी कुछ चीज परचेस करते हो तब आपका पैसा खर्चा होता है, मतलब परचेसेस क्या है? एक्सपेंसेस। एंड इफ परचेसेस इज एक्सपेंसेस देन टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड, बराबर। क्योंकि अगर वो एक्सपेंसेस है तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट। तो परचेसेस आएगा आपका डेबिट साइड में। अभी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इसके बारे में देखते हैं। दोनों भी क्या है? नॉमिनल। हम लोगों ने गुड्स परचेस किया तो हमें टॅक्स भरना पडेगा, बरोबर की नाही? गुड्स परचेस केलं म्हणजे आपल्याला काय भरावं लागणार आहे? टॅक्स। जरी आपण एमआरपी वर गुड्स परचेस केलं त्यामध्ये टॅक्स इन्क्लूड असतं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स हम भरेंगे मतलब हमारा खर्चा है, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी मतलब परचेस के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम सप्लायर को देंगे, मतलब दुकानदार को देंगे। इसका मतलब हमारा खर्चा है। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या है? एक्सपेंसेस, और इसीलिए वो भी कहा जाएंगे डेबिट। अभी देखो अकाउंट कितने हैं? 4 में से 3 अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट में गया, इनपुट सीजीएसटी डेबिट में गया, इनपुट एसजीएसटी डेबिट में गया, बचा कौन सा? बैंक। कहां पे जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि 4 में से अगर 3 डेबिट हुए तो बचा हुआ क्रेडिट में। आलं लक्षात? तरी बघू, पर्सनल अकाउंट आहे। पर्सनल अकाउंट मध्ये काय बघायचं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिव्हर। आता आपण चेक दिलेला आहे की नाही, म्हणजे आपल्या बँकेला पैसे मिळणार का आपली बँक पैसे देणार? आपली बँक पैसे देणार, कारण की आपण काय केलेलं आहे? पेड। सो हियर बैंक इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर। यहाँ पे बैंक क्या है? गिवर। तो बैंक क्या आएगी? क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, CR, क्रेडिट। ओके, सो इस तरह से हमें अकाउंट का एंट्री करना है। सो डेट इज गिवन 2 मार्च 2020, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सी मतलब सेंट्रल, जीएसटी अकाउंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, इनपुट यहाँ पे एक लाइन में छोड़ देता हूं फॉर कैलकुलेशन, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, एस मतलब स्टेट, स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट मध्ये काय ना? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ परचेसेस, किती जो गुड्स परचेस केले? 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,000। अभी टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स। अभी जीएसटी आपको दिया है टोटल 12%, दो अकाउंट हुए, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। 12% को हम 50-50% करेंगे तो टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा। अमाउंट है 10,000 इंटू 6/100 एंड 10,000 इंटू 6/100 मध्ये 6% का केले? 6 टोटल इज 12%। 6% जाएगा आपका सीजीएसटी और 6% जाएगा
SGST टोटल GST is 12%. टोटल GST कितना आएगा 12%. So 6% of 10,000 will be 600 and again here 600. So total amount will be 11,200. म्हणजे आपण एकूण चेक कितीचा देणार 11,200. म्हणजे गुड्स आहे 10,000 चा आणि आपल्याला जीएसटी किती भरावा लागला 1,200. तो हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा 11,200. तो हम जो चेक देंगे उस चेक के ऊपर अमाउंट कितना आएगा 11,200. बैंक अकाउंट गुड्स परचेज at the rate 12% GST. Being goods purchased at the rate 12% GST. Next, 5th March 2020. Sold goods to Sanjay rupees 20,000 at the rate 28% GST and amount received by check. इसी तरह का ट्रांजैक्शन दिया है. अभी इस ट्रांजैक्शन में भी कहा है कि संजय को गुड्स बेचा, मतलब पार्टी का नाम दिया. सिमिलर अगर इतना ही ट्रांजैक्शन दिया होता तो हम क्या समझ लेते, सोल्ड गुड्स टू संजय रुपीज 20,000 एट द रेट 20% जीएसटी. मतलब संजय को गुड्स बेचा है और पेमेंट के बारे में कुछ दिया नहीं, तो हम ऐसा मान लेते कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी का ट्रांजैक्शन है, ऐसा मान लेते. लेकिन यहां पे हमें आगे दिया है एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. इस तरह से दिया है. म्हणजे आपल्याला पैसे मिळाले, मग रिसीव्ड झाले, म्हणजे हे उधारीचं ट्रान्झॅक्शन आहे का नाही. आपल्याला पैसे मिळाले, मग ते पैसे कसे मिळाले, कॅश मध्ये मिळाले का चेक मध्ये मिळाले, तर कसे मिळालेले आहेत चेक. ओके. सो हियर आप लोगों ने बेचा क्या है गुड्स. अगर आप गुड्स बेचोगे तो एक अकाउंट आएगा आपका सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट आएगा नहीं, गुड्स अकाउंट आएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने क्या बेचा है गुड्स, तो अकाउंट कौन सा लेना है सेल्स. पैसा आप लोगों को कैसे मिला है चेक से, तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बैंक अकाउंट. दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बैंक अकाउंट. और यहाँ पे भी जीएसटी है, बरोबर की नाही. या ठिकाणी पण आपल्याला जीएसटी सांगितलेलं आहे, दॅट इज 28% जीएसटी. लेकिन यहाँ पे जीएसटी सेल्स के ऊपर है. अगर सेल्स के ऊपर जीएसटी रहेगा तो दो अकाउंट तैयार होंगे, उसका नाम है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी. लक्षात. आता इकडे आउटपुट सीजीएसटी येणार आणि आउटपुट एसजीएसटी येणार. परचेस मध्ये असेल तर इनपुट आणि सेल्स मध्ये असेल तर आउटपुट. नॉमिनल अकाउंट बैंक पर्सनल अकाउंट सेल्स नॉमिनल अकाउंट. अभी देखते हैं सेल्स क्या है. नॉमिनल अकाउंट मध्ये काय बघायचं की ते एक्सपेन्सेस आहे का इन्कम आहे. सेल्स आपलं काय आहे एक्सपेन्सेस आहे का इन्कम आहे. इनकम, क्योंकि अगर आप गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा, मतलब आपके लिए इनकम है. तो इनकम क्या करोगे क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इसको देखते हैं, ये भी नॉमिनल है. हम लोगों ने गुड्स बेचा तो कस्टमर हमें टैक्स देगा, बराबर है ना.
हम लोगों ने गुड्स बेचा है तो हम जो टैक्स है वो कस्टमर से वसूल करेंगे, मतलब हमें टैक्स मिलेगा। यहाँ पे जो टैक्स है हमारे लिए गेन है। क्या है? गेन, क्योंकि हमें टैक्स मिलने वाला है। बाद में वो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे देंगे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन इस समय हमें वो टैक्स मिलने वाला है, इसीलिए टैक्स को क्या मानेंगे? गेन या इन्कम। आलं लक्षात? म्हणजे ते कुठे होणार? क्रेडिटला। तर आउटपुट जीएसटी कुठे जाणार? क्रेडिटला। आणि बँक, आता आपल्याला चेक मिळाला म्हणजे आपल्या बँकेमध्ये बँक अकाउंट मध्ये पैसे येणार, सो डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? डेबिट। तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। Date is given 5th March 2020. Bank account debit to sales account to output CGST account to output SGST अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम क्या बैंक का अमाउंट बाद में लिखेंगे, इनका जो भी टोटल आएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा, जैसे यहाँ पे किया उसी तरह से। मग आधी सेल्स ची अमाउंट लिहा, अमाउंट ऑफ सेल्स इज गिवन 20,000, तो क्रेडिट मध्ये आपण लिहिणार 20,000, अमाउंट ऑफ सेल्स 20,000। आउटपुट CGST क्या करेंगे? 20,000 इनटू टोटल कितना दिया है? 28%, तो यहाँ पे आएगा 14%, और यहाँ पे भी सेम 20,000 इनटू 14/100। Calculate 14% of 20,000, that will be 2,800, and here again 2,800। बरोबर, म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल। इन सबका टोटल यहाँ पे लिखोगे, that will be 25,600, 25,600। तो हमें टोटल कितना पैसा मिलेगा, मतलब चेक कितने का मिलेगा? 25,600 का। आलं लक्षात? एवढं आहे, एवढी जे अमाउंट आहे त्या अमाउंटचा चेक आपल्याला मिळणार। 20,000 that is the cost of goods, 2,800 for output CGST and 2,800 for output SGST। Narration: being goods sold at the rate 28% GST, at the rate 28% GST। First of all, second, third। Now next, 8 March 2020, paid for advertisement ₹1,500। फक्त सांगितलेलं आहे पेड फॉर ऍडव्हर्टाइजमेंट। आता पेड म्हणजे कॅश ट्रान्झॅक्शन, मग कॅश म्हणजे दोन प्रकार, एक तर ते कॅश मध्ये पेड केले असतील किंवा चेकने। चेकने पेड केले असं कुठे सांगितलंय का? नाही, म्हणजे कसं पेड केलंय? कॅश मध्ये। ओके, अगर पेड दिया है मतलब पैसा दिया है, फिर आपको देखना है कि पैसा कैश में दिया है या चेक से। चेक से अगर दिया होता तो यहाँ पे बाय पेड बाय चेक ऐसा लिखा होता, लिखा है क्या? नहीं, मतलब कैसे पेड किया है? कैश में पेड किया है। तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, और क्यों पेड किया है? एडवर्टाइजमेंट, तो दूसरा अकाउंट आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम अकाउंट लिखते हैं। One account will be cash account
and other account will be advertisement account. Cash account is a real account and advertisement account is a nominal account. Advertisement account कोणतं अकाउंट येणार? नॉमिनल अकाउंट, कारण की ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे आपला एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम जो भी एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे देखते हैं उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। फ्री में दिखाते क्या टेलीविजन वाले? नहीं। जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविजन पे देखते हैं उस कंपनी से उस चैनल को पैसा मिलता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए खर्चा है। एंड देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखो कॅश अकाउंट रिअल मध्ये काय बघायचं? कम्स इन का गोज आउट? मला सांगा आपण काय केलेलं आहे? पेड सांगितलं म्हणजे कॅश आलेली आहे का कॅश गेलेली आहे? कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट, बिकॉज व्हाट इज गिवन? पेड। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया, कितना दिया? 1500, मतलब कैश गोज आउट। एंड इफ इट इज गोज आउट देन व्हाट टू डू? क्रेडिट। क्रेडिट वन गोज आउट। नाउ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, अभी दो ही अकाउंट है, दो में से एक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो दूसरा क्या होने वाला है? डेबिट। फिर भी देखते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, आणि नॉमिनल अकाउंट मध्ये काय बघायचं की ते एक्सपेंसेस आहे का इनकम। मैंने अभी कहा एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और यहाँ पे पेड बोला है ना, तो पेड मतलब हमारा खर्चा हुआ, मतलब वो एक्सपेंसेस ही है, एक्सपेंसेस ही है। तो वो एक्सपेंसेस है तो क्या करोगे? डेबिट। तो यहां पे आएगा आपका डेबिट। ओके, सो एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 8 March 2020, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट to cash account and amount is given 1500. Being paid for advertisement being paid for advertisement. Okay, advertisement account debit to cash account being paid for advertisement. Next, 12 March 2020, परचेस के लिए कभी कभी बॉट भी दिया जा सकता है। बॉट और परचेस दोनों भी सेम है, मतलब खरीद लेना। परचेस अ हॉर्स फॉर ₹50,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस ₹5,000। देखो क्या परचेस किया है? हॉर्स। सॉरी, या ठिकाणी काय परचेस केलेला आहे? हॉर्स। ओके, तो यहाँ पे हॉर्स परचेस किया है 50,000 के लिए और उसके लिए कैरेज भी पेड किया है। कैरेज चार्जेस ₹5,000। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज का अर्थ क्या होतो? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और अकाउंटिंग का रूल ऐसा है, अगर आप कोई भी असेट परचेस करते हो, अभी हॉर्स एक तरह का असेट है, उसे लाइव स्टॉक कहा जाएगा। हॉर्स म्हणजे घोडा, बरोबर? एक प्राणी झाला, एनिमल झाला, ते देखील कंपनीसाठी असेट समजलं जाईल। काय समजलं जाईल? असेट। आणि त्याला म्हटलं जातं लाइव स्टॉक। काय म्हटलं जातं? लाइव स्टॉक, असेट। तो लाइव स्टॉक हमारे लिए असेट है और अकाउंटिंग का रूल कहता है अगर आप कोई भी असेट परचेस करते हो
और असेट परचेस करने के लिए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड करते हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट असेट के अमाउंट में ही ऍड करना आहे. आलं लक्षात? म्हणजे या ठिकाणी आपण असेट काय परचेस केलं, हॉर्स कितीला परचेस केलं, 50,000 आणि ते ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी म्हणजे कॅरेज मीन्स ट्रान्सपोर्ट, त्याचा ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च किती आला, 5,000. मग अकाउंटिंगचा रूल काय सांगतो की हे 5,000 रुपीज जे आहे ते हॉर्सची जी किंमत आहे 50,000 त्याच्यामध्येच ऐड करायचे. तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, 55,000, क्योंकि हम लोगों ने असेट परचेस किया है और असेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 5,000 का खर्चा आया, तो रूल के हिसाब से ये 5,000 रुपीज हम इस 50,000 में ऐड करेंगे. तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से आएंगे, देखो हम लोगों ने क्या किया है, क्या परचेस किया है, हॉर्स. याद रखो अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट, लेकिन अगर गुड्स छोड़ के दूसरा किसी भी तरह का असेट परचेस करेंगे तो जो असेट परचेस किया है उसका अकाउंट आएगा. यहाँ पे क्या परचेस किया है, हॉर्स. आपण काय परचेस केलेला आहे, हॉर्स परचेस केलेला आहे, बरोबर. मग त्याचं अकाउंट तयार करायचं. हॉर्स इज अन एनिमल, हॉर्स इज अन एनिमल, हॉर्स काय आहे, एनिमल आहे. मग त्यासाठी एक अकाउंट वापरलं जातं, लाईव्ह स्टॉक अकाउंट. ओके, हॉर्स परचेस केलेलं कोणतंही जर एनिमल परचेस केलं तर त्याचं अकाउंट कोणतं लिहायचं, लाईव्ह स्टॉक अकाउंट. और आप लोगों ने परचेस किया है, परचेस किया है मतलब आपको पैसा देना पड़ा, आप लोगों ने पैसा दिया है. कहां पे लिखा है क्या, चेक से पैसा दिया नहीं, मतलब पैसे दिया है, कैश में पैसा दिया है. कुठेही सांगितलं नाही की चेकनी पैसे दिले आणि पैसे दिले कारण की हे कोणत्या पार्टीचं नाव दिलेलं आहे का, नाही. म्हणजे कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे आणि कॅश मध्ये दोन प्रकार आहेत, तर कॅश मध्ये पैसे देणार किंवा चेकनी पैसे देणार. चेकनी पैसे दिले असते तर इथे सांगितलं असतं अमाउंट पेड बाय चेक, तसं सांगितलं नाही. इसका मतलब अमाउंट कैसे पेड किया है, कैश से. तो एक अकाउंट आएगा लाइव स्टॉक अकाउंट मतलब हॉर्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट एंड लाइव स्टॉक अकाउंट. लाइव स्टॉक हमारे लिए असेट है, क्या है, असेट. और असेट का अकाउंट क्या रहेगा, रियल अकाउंट. So cash account is also real and live stock is also real. आता दोन्ही पण रियल है. मग रियल मध्ये काय बघायचं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अभी हमें देखना है कि हमारे पास कौन सा असेट आया, कौन सा असेट गया. क्या परचेस किया, हॉर्स, और हॉर्स के लिए हम लोगों ने अकाउंट कौन सा लिया है, लाइव स्टॉक. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास हॉर्स आया और क्या चला गया, कैश. तो हॉर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. कारण की आपण हॉर्स परचेस केलं म्हणजे हॉर्स आपल्याकडे येणार आणि आपल्याकडनं काय जाणार, पैसे जाणार. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश विल गोज आउट. सो कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. सो see the entry, date is 12 March 2020. Live stock account debit to कैश अकाउंट. अभी अमाउंट कितना लिखोगे, एक्चुअल में हॉर्स का प्राइस कितना है, 50,000, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा कितना आया, 5,000. रूल के हिसाब से असेट परचेस करते समय अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया तो उसी असेट में ऐड कर देना है. तो हम टोटल अमाउंट इस तरह से लिखेंगे, 50,000 प्लस 5,000. टोटल विल बी
55,000 एकूण टोटल किती येणार 55,000. Narration. Being horse purchase and paid for carriage charges. Being horse purchased and paid for carriage charges. अशा प्रकारे आपल्याला एनिमल जर परचेस केलं असेल तर त्याची एंट्री करायची आहे. Now next 6.1 15 March 2020 received an amount of rupees 2,000 from Vipul which was previously written off as a bad debt. इसका मतलब क्या है? Bad debt means money irrecoverable from debtor. Debtor मतलब जिस पर्सन को हम लोगों ने उधारी पे गुड्स बेचा है उस पर्सन को कहा जाता है डेटर. मतलब उस पर्सन से हमें पैसा मिलने वाला है. लक्षात म्हणजे ज्या व्यक्तीला आपण उधारीवर गुड्स विकतो त्याच्याकडनं आपल्याला पैसे मिळणार असतात त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणतो डेटर. म्हणजे त्याच्याकडनं आपल्याला पैसे मिळणार आहेत. पण ज्या ज्या लोकांकडे उधारी असते सर्व लोकांकडनं आपल्याला पैसे मिळतात का? नाही. मग ज्याच्याकडनं पैसे मिळत नाही त्याला आपण काय म्हणतो बॅड डेट. त्याला काय म्हणतो बॅड डेट. मतलब उस पर्सन से या उस डेटर से हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा. तो ऐसा मान लेते हैं कि विपुल हमारा डेटर है. मतलब हम लोगों ने पहले कभी विपुल को 2,000 का गुड्स बेचा था क्रेडिट पे. बेचते समय विपुल ने कहा था कि मैं आपका पैसा 2 महीने में वापस करूंगा. उधारी पे गुड्स लिया था और उसने बोला था 2 महीने में मैं आपका 2,000 रुपए दे दूंगा. 2 महीने के बाद भी उसने पैसा नहीं दिया. हम लोगों ने उसका फॉलोअप लिया, विपुल से बातचीत की, लेकिन फिर भी उसने पैसा नहीं दिया. 6-7 महीने के बाद भी उसने पैसा नहीं दिया. तो बाद में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? ऐसा लगा कि विपुल अब हमें पैसा नहीं देगा. बरोबर की नाही? कारण की 6-7 महिने झाले तो पैसे देत नाही. नंतर आपल्याला असं वाटलं की विपुल आता आपल्याला पैसे देणार नाही. मग डेटर आपल्याला पैसे देणार नाही असं जेव्हा आपण कन्फर्म करतो तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो बॅड डेट. काय म्हणतो बॅड डेट. मग तशा प्रकारे आपण त्याची जी अमाउंट आहे ती बॅड डेटला ट्रांसफर केली. उसका जो 2,000 रुपीज अमाउंट है वो हम लोगों ने बैड डेट में ट्रांसफर कर दिया. बैड डेट हमारा लॉस है क्योंकि उतना पैसा मिलने वाला था लेकिन पैसा मिला नहीं, इसीलिए बैड डेट क्या है हमारा लॉस. तो इस तरह से विपुल से 6-7 महीने में पैसा मिला नहीं. हम लोगों ने उसको बैड डेट करके डिक्लेयर किया. उतना पैसा बैड डेट में ट्रांसफर भी किया, इसीलिए बोला है रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट. लेकिन कुछ समय बाद मतलब 1 साल के बाद विपुल ने आके पैसा दे दिया. बरोबर की नाही? आपण तर त्याला सांगितलं, आपल्याला असं वाटलं की विपुल आता पैसे देणार नाही, आपण बॅड डेट केलं. परंतु नंतर 1 वर्षानंतर विपुल आला आणि त्याने आपले 2,000 रुपीज परत केले. ओके, तो यहाँ पे हमारा बैड डेट रिकवर्ड हुआ. बैड डेट क्या हुआ? रिकवर्ड. कितना पैसा मिला? 2,000 कैश है. तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश, क्योंकि हमें पैसा मिला है. बराबर. डेटर से पैसा मिला लेकिन वो डेटर हमारा क्या बन चुका था? बैड डेट. डेटर क्या बन चुका था? बैड डेट. उसको हम लोगों ने बैड डेट करके रिटर्न ऑफ भी किया था और यहाँ पे हमें फिर भी पैसा मिला. तो हम एक अकाउंट तैयार करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट.
या ठिकाणी आपण कोणतं अकाउंट तयार करणार, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। रिकवर्ड मतलब बैड डेट किया था, मतलब ऐसा हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, मान लिया था कि वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिल गया मतलब रिकवर्ड हुआ। सो कैश अकाउंट इज अ रियल एंड बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और हमें पैसा मिला ना, जो हम लोगों ने लॉस में दिया था, लॉस हो चुका ऐसा मान चुके थे, वो पैसा मिला मतलब है गेन हुआ। क्या हुआ, गेन। तो ये हमारा गेन है, क्या है, गेन। आणि गेन आहे म्हणून ते कुठे रेकॉर्ड करणार, क्रेडिट। कुठे रेकॉर्ड करणार, क्रेडिट। and therefore to be recorded as credit side. So bad debt recovered account, nominal account, gain and credit. याद रखो, अब सिर्फ बैड डेट जो रहता है वो नॉमिनल अकाउंट है और बैड डेट लॉस है, लेकिन हमें यहाँ पे बैड डेट का पैसा मिला तो वो हमारे लिए गेन है, इसीलिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, नॉमिनल, गेन एंड क्रेडिट। और हमें पैसा मिला, कैश इज अ रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन, सो डेबिट, म्हणजे कैश अकाउंट का होना डेबिट। सो एंट्री विल बी 15 मार्च, कैश अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स recovered account, amount is given 2000, narration B bad debts recovered, मतलब जिसको हम लोगों ने बैड डेट डिक्लेयर किया था वो पैसा मिल गया, इसीलिए उसको बोला जाएगा रिकवर्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7, 18 मार्च 2020, गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल हमें पता है कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, जब कोई नया प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसके छोटे छोटे सैंपल तैयार करती है और वो सैंपल कस्टमर्स को या लोगों को या ट्रायल करने के लिए देती है, ताकि कस्टमर से राय लिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो कैसा है, बरोबर की नाही। म्हणजे प्रोडक्ट तयार केलं जातं, त्याचे लहान लहान सॅम्पल बनवले जातात आणि कस्टमरला वापरायला दिले जातात, फ्री मध्ये दिले जातात आणि त्यांच्याकडनं रिव्ह्यू घेतला जातो की तुम्हाला आमचं प्रोडक्ट आवडलं का आवडलं नाही, अगर अच्छा लगा है तो क्यों अच्छा है और अगर अच्छा नहीं है तो क्या कमियां है, क्या करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट और भी अच्छा हो जाए, ये जानने के लिए कंपनी फ्री सैंपल देती है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी कंपनी इस तरह से फ्री में सैंपल लोगों को देती है वो किसका पार्ट रहता है, एडवर्टाइजमेंट का पार्ट रहता है। और इसीलिए अगर वो फ्री सैंपल में दिया गया है तो वहां पे एक अकाउंट आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सो वन अकाउंट विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और आप लोगों ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स। सो अदर अकाउंट विल बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट। ओके, तो इस तरह से दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और दूसरा आएगा गुड्स distributed as a free sample account. Advertisement account is which type of account? Nominal account. Okay.
और यहाँ पे आप लोगों ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स। तो गुड्स कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एंड इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो एंट्री देखो 18 मार्च 2020, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as pre-sample account and amount is given 3,000 here also 3,000 and narration you have to write narration also. The narration लिहावं लागेल, being goods distributed as a pre-sample. Being goods distributed as a pre-sample. Finally, you have to do total. एड में क्या करोगे, टोटल, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा. So in this way you have to journalize the transactions in proper way. अशा प्रकारे तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन्स काय करायचे